बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान के ट्विटर एक्स अकाउंट से एक ट्वीट आया जिसमें कहा गया कि शेख मुजीब गद्दार थे या बागी थे और हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट का उसमें कुछ जिक्र होता है। उसके बाद वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी कि इमरान खान तो जेल में हैं, तो ये ट्वीट कैसे हुआ, किसके कहने पर हुआ और ट्विटर हैंडल उनका कौन इस वक्त ऑपरेट कर रहा है। इस हवाले से जब खान साहब से जेल में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अपनी वकला से मुशावरत के बाद वो फैसला करेंगे और साथ में उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉनसेंस। इसके साथ ही आगे चलते हैं। मखसूस नशिस्तों वाला केस भी जो है इस वक्त फुल बेंच देखेगा, फुल कोर्ट इस हवाले से बैठेगी और इस हवाले से जो भी फैसला होता है क्या उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मंजूर करेगी, एक्सेप्ट करेगी या नहीं, क्योंकि अभी से बहुत ज़्यादा अदम एतमाद का इजहार किया जाता है काजी फाइज ईसा साहब पे और देखते हैं कि एक बड़ा लार्जर बेंच जो फुल कोर्ट बैठेगी तो क्या वाकई ही मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने जा रही हैं या नहीं। बहुत अहम केसेस इस वक्त अदालतों के अंदर मौजूद हैं। इद्दत निकाह केस में भी हमने देखा खावर मानिका ने आखिरी दिन इस केस में पेश होते हैं और उसके बाद जिस तरह की बयानबाजी या हुल्लड़बाजी अदालत के अंदर वो करते हैं तो जज साहब भी उठ के चले जाते हैं और वो कहते हैं कि वो इस केस को नहीं सुनेंगे और दोबारा से अदालत में ये केस इसकी हेयरिंग होगी। तो क्या जानबूझ के ऐसी कुछ प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं कि बानी PTI को मजीद कुछ अरसा जेल के अंदर रखा जाए। मुख्तलिफ केसेस हैं उस हवाले से और भी बनाए जा रहे हैं। अगर 2 केसेस में रिलीफ मिलता है तो मजीद केसेस भी सामने आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी जानिब 28 मई को जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इजलास में मियां नवाज शरीफ साहब को जब दोबारा से सदर मुंतखब किया गया, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अदलिया के अंदर कुछ काली भेड़ें ऐसी हैं जो खान साहब को रिलीफ देने जा रही हैं और इस पे अदालतों ने सख्त नोटिस भी लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी जमा हुई और उसके बाद विफाक से इस हवाले से जवाब भी तलब कर लिया गया है। और कल इसी रेफरेंस के तौर पे अख्तर मिनल्ला साहब ने कोर्ट के अंदर कहा कि आपके वजीर आजम तो हमें काली भेड़े कहते हैं, हम काली भेड़े नहीं है, काले भून हैं। मुझे यकीन है कि ये जजेस इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखती है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए पूरी तरह मुत्तफिक है, मगर चंद काली भेड़े जो इमरान न्याजी के लिए तुले हुए हैं। तो क्या मामलात जो अब अदालतों के अंदर हैं, तौहीन अदालत के केसेस हैं, क्या मजीद इस पर भी शहबाज शरीफ साहब पर भी कोई नई कदगन लगने जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। और जो आगाज में हमने जिक्र किया शेख मुजीब का कि क्या वो बागी थे या गद्दार थे और हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट क्यों पब्लिश नहीं होती और खान साहब अगर एक ट्वीट करते हैं उस पर सख्त असर आता है। माजी में मियां नवाज शरीफ साहब क्या कहते रहे, आपको सुनवाते हैं। जो सलूक मेरे साथ माजी में होता रहा है, इस तरह के सलूक जो है वो लीडरों को माजी में बागी बनाते रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का सख्त हामी था वो, लेकिन हमने उसको बागी बनाया। हम सब पाकिस्तान पे रहम करें, कहाँ पहुँचाएंगे अब इस मुल्क को, हम कहाँ तक लेके जाएंगे इस मुल्क को। हमने तो कहा ये कौन लोग हैं भाई, मशरकी पाकिस्तान के रहने वाले, ये तो झूठ उगाते हैं, झूठ, और हमारे ऊपर बोझ है, हमने उस बोझ को उतार कर जमीन पे मारा। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम बात करेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने UK एम्बेसडर को खत क्यों लिखा, इतनी वजाहतें उनको क्यों देना पड़ी, और जबकि उनके साथी जजेस ने, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने एक लेटर उस वक्त चीफ जस्टिस साहब को लिखा था सरदार तारिक मसूद साहब के हवाले से कि उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील जो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से है अपनी मर्जी का मनपसंद बेंच जो है बेंच फिक्सिंग का इल्जाम उन्होंने लगाया था। नाकदीन कहते हैं उस पर काजी साहब ने उस खत का जवाब नहीं दिया, तो एक एम्बेसडर की तकरीर पर इतना लंबा चौड़ा खत क्यों लिखा, इस पर भी बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं लीगल इश्यूज का जिक्र करेंगे, इन केसेस में कितना रिलीफ मिलने जा रहा है और क्या बातचीत होगी सिस्टम के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनसे, पार्लियामान से, सियासतदानों से। इस पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे हाफिज एहसान साहब, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपको वेलकम कहते हैं। अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर कानूनदान हैं, लीगल टीम का हिस्सा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको वेलकम कहते हैं जी। रबिया बाजवा हमारे साथ मौजूद होंगे, वेलकम कहते हैं आज के शो में। रबिया जहांगीर जदून साहब भी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। हाफिज एहसान साहब, सबसे पहले तो एक ट्वीट आता है इमरान खान के अकाउंट से और उस पर कहा जा रहा है कि एक्स पे पाबंदी। आपको पता है 8 फरवरी के बाद तो पाकिस्तान में इंटरनेट उस तरह से नहीं चल रहा, ट्विटर बंद है, तो ये किसके खिलाफ शिकायत होगी और क्या वाकई ये इनका अकाउंट बंद करवा पाएंगे? वो जो फैक्ट थे वो तो फैक्ट हैं सोसाइटी के। आसमा बहुत आपका शुक्रिया। 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं इस सारी चीज़ के अंदर। एक तो ये है कि जो मटेरियल उसके ऊपर डाला गया है वो मेरा ख्याल है कि ना मौका था, ना मुनासबत थी, ना उसका कॉन्टेक्स्ट उसका ऐसा था
लेकिन उससे ज़्यादा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि एक ऐसे शख्स जो है जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और जेल के अंदर हैं, तो उनके अकाउंट्स को किस तरह किसी ने यूज़ किया है या हैंडल किया है, ये मेरा ख्याल है कि एक पॉइंट ऑफ कंसर्न्स है कि एक ऐसा शख्स जिसके साथ शायद सोशल मीडिया की या वो नेट की कनेक्टिविटी नहीं है, उन्होंने किसी को इख्तियार दिया है। और अगर सोशल मीडिया कोई भी आपका नहीं इस्तेमाल नहीं कर नहीं सकता वो नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है ना कि आम आदमी का आप इस्तेमाल करें और पीडा लॉ के अंदर जो है वो अगर आप एक्सेस गलत करते, इवन आप मेरे मोबाइल की एक्सेस आप कर लेते हैं इसके डाटा की, व्हाट्सएप की या किसी इंस्टाग्राम, तो आपको लग रहा है वो मिसयूज हुआ, वो उनकी मर्जी से हुआ? दो चीज, अगर तो ये है कि इसका डिनायल स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है, चाहे पीटीआई के बाहर वाली लीडरशिप के ऊपर, या उसके बाद ये है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अगर वो इंक्वायरी के लिए गए हैं और वो कहते हैं कल रात गए हैं उन्होंने, तो वो उसके अंदर एक्सेस के लिए आएगा और मेरा ख्याल है कि उन्हें अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। दूसरा इसके अंदर है कि जिस तरह कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं जिसमें कहा गया है कि शायद उनका अकाउंट जो है वो अमेरिका से जाके ऑपरेट होता है, तो ये एक मेरा ख्याल है कि सीरियस पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि अगर एक ऐसी चीज़ जो है कि अगर इसके अलावा कोई चीज़ ऐसी आ जाए जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए या पाकिस्तान के सारे, लेकिन आप समझते हैं कि वो ट्वीट पाकिस्तान की सिक्योरिटी को खतरा था क्या? नहीं, डेफिनेटली है ना, बयान किया गया माजी में 1971 में क्या हुआ, उसके बाद पाकिस्तान 2 लाख हो गया, क्या वो ठीक था? कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो सारे इंसिडेंट्स हैं वो सिर्फ 70 से स्टार्ट हुए हैं, क्या उसके बाद सारे इंसिडेंट्स नहीं आए? और दूसरा ये है कि आप इससे प्रोजेक्ट क्या करना चाहते हैं। अगर आप इससे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो जिस शख्स के मुतालिक आपने ज्यादा कहा है उसका जो मैंडेट डिनायल है वो पहले तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने किया था ना, कि क्या पाकिस्तान के अंदर जब उस वक्त भी आई थी सीट्स का आया था तो पाकिस्तान के किस पॉलिटिशियन ने उस मैंडेट को डिनाई किया था और फिर बात आगे बढ़ी थी। अगर बात वहीं पे मान ली जाती कि मैंडेट के ऊपर जाना है तो शायद नौबत ना आती। तो लेकिन हमूदुर रहमान कमीशन की वो बात कर रहे हैं और उसमें जिम्मेदार ठहराया उस वक्त के जनरल को, बहुत सारे और बहुत सारे जनरल्स उसमें मौजूद थे, बहुत सारे लोग उसके अंदर थे। हमें चीजों को जो है ना जिससे कहते हैं कि आप पार्ट्स के अंदर ना देखें, उस सारी एक्सरसाइज को अंदर लेकिन बिल्कुल आप ये जो पॉइंट आप उठा रहे हैं और ये खान साहब ने अगर किया तो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी माजी में क्या अनकरीब माजी में जो कुछ कहा वो हम आपको सुनाते हैं। ना हाइपोथेटिकल ना जाए। अगर एक ऐसी चीज जो है जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ आप समझते हैं या आपने की नहीं है तो आपको डिनाइल करना चाहिए, और अगर आपने की है तो फिर आप चलिए वो पीटीआई उसका बेहतर जवाब देगी, लेकिन हम तो माजी की बात करें। मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। जो सलूक मेरे साथ माजी में होता रहा है, इस तरह के सलूक जो है वो लीडरों को माजी में बागी बनाते रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का सख्त हामी था वो, लेकिन हमने उसको बागी बनाया। हम सब पाकिस्तान पे रहम करें, कहाँ पहुँचाएंगे अब इस मुल्क को, हम कहाँ तक लेके जाएंगे इस मुल्क को। हमने तो कहा ये कौन लोग हैं भाई मशरकी पाकिस्तान के रहने वाले, ये तो झूठ उगाते हैं झूठ, और हमारे ऊपर बोझ है, हमने उस बोझ को उतार कर जमीन पे मारा। जी नाज़रीन, आपने सुना मियां नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे कि शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं थे, हमने उनको बागी बनाया, और वो हालात और वाकयात का तनाजुर में ये वो बात कर रहे थे। अज़र सदीक साहब, सर आपने सारी गुफ्तगू सुनी, जो ट्विटर अकाउंट है उस पर अब तनकीद की जा रही है। FIA की टीम कल खान साहब से मुलाकात के लिए गई, उनसे जब जवाब मांगा तो एब्सोल्युटली नॉनसेंस उन्होंने उस पर नीचे कमेंट में लिखा, क्या कहा कि अपने वकला के साथ मिलकर वो इस पे बात करेंगे। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ही उनका अकाउंट मिसयूज हुआ? एब्सोल्युटली नॉनसेंस। मैं आगे चलता हूँ। मैं असल वजह समझिएगा आप जरा बात को। नवाज शरीफ के आपने अल्फाज चला लिए, नवाज शरीफ ने रोग आर्मी कहा था, गुलभूषण यादव, डॉन लीक्स, हमने आपको याद है क्या कुछ सुनते नहीं रहे। नवाज शरीफ ने इतने खतरनाक स्टेटमेंट दिए और उसकी बेटी ने, मरियम सफदर ने क्या कुछ नहीं कहा। कोई एक्शन हुआ इस मुल्क कौम के? वजह क्या थी? एस्टैब्लिशमेंट के खिलाड़ी थे वो, एस्टैब्लिशमेंट के घोड़े हैं, यानी वो खुद ही पालते हैं, उनको खुद ही आगे निकालते हैं। और बड़ी आसान है, जुल्फकार अली भुट्टो पे इल्जाम लगता रहा कि जनाब वो गद्दार मुल्क हैं, वो इस मुल्क से तो निकल ना सका, और उसको सजा किसमें दी? 109 में। और वो आज हम सारी कह रहे हैं जुडिशियल मर्डर है, सारे नवाज शरीफ ने भी कह दिया, अब तो सबने कह दिया जुडिशियल मर्डर, और हम तारीख से सीख नहीं रहे। सही ये जो बात हम के बैठे के ना पाकिस्तानी तारीख से, अब लोग कहते हैं हजरत कायदे आज़म के साथ क्या हुआ, फातिमा अली जिन्ना के साथ क्या हुआ। ये मुजीब के हवाले से तो जनरल परवेज मुशर्रफ का गार्जियन में टेलीग्राफ में वो बकायदा माफी मांगने का आ चुका हुआ है, और ये सारा कुछ यूट्यूब पे मवाद पड़ा हुआ है। पहले मैं जस्टिफाई नहीं करता, तो अगर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ऐसी कोई नहीं थी तो आज तक पब्लिक क्यों नहीं किया उस कमीशन रिपोर्ट को? आज तक एक सवाल तो है ना, उसको रद्द क्यों नहीं किया गया? अगर उसमें इतनी इस तरह की बातें लिखी गई थी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मुतालिक, तो उसको रद्द भी किया जा सकता था उस रिपोर्ट को। मैं तो वही कह रहा ना,
उसको बाकायदा पब्लिक किया जाता, पब्लिक करके बाकायदा उसको रद्द किया जाता। यानी हमने तारीख में हम हमेशा से दबा देते हैं चीजों को, ये नहीं करना। यानी और मिसाल के तो अब आगे आ जाए, एक्चुअली समझिएगा बात क्या है कि इमरान खान साहब अब बरी होने वाले हैं, साइफर केस खत्म है, इद्दत में आपने देख लिया, वो ड्रामा कर लिया, मुक्का दिखा दिया। अब खावर मानका ने फिर दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज हो गया। आप अंदाजा लगाएं, तो रऊ वजन या गला कटने की बात होती है तो वहां दहशतगर्दी नहीं है। हम हैरान हो रहे हैं। असल बात समझिएगा, यहाँ वो कहते हैं ख्वाजा सराओं ने मेकअप ज्यादा किया था इसलिए वो पहचाने नहीं जा पा रहे। देखे ना, ये इस्लामाबाद पुलिस का हाल है। और कमाल की बात जबरदस्त बताऊं आपको, तो वो केस बन रहा था हैदराबाद साजिश की तर्ज का केस पिंडी में, जो कमिश्नर लगाए, वो जो डिप्टी कमिश्नर भी वहां एक हैं, उनके वालिद साहब का मौकी में इलेक्शन जीते हैं धांधली के साथ, फॉर्म 45 और 47 के साथ, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। अब जब वो देखा, वो एविडेंस कोई नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब तो जेल के अंदर है। अब वो क्या एविडेंस क्या लाएंगे यहाँ, क्या चीज होगी? साथ एक सहाफी पैदा किया कि जनाब वो कोर्ट पे सहाफी कौन था? वो क्या कोर्ट रिपोर्टिंग करता था? वो नहीं, वो प्लांटेड था। वो क्यों क्या करता था? जब वो देखा कि एविडेंस कोई नहीं है, तो एविडेंस को जनरेट करने की उन्होंने कहा हाँ ये एक है। इसका मतलब आप कह रहे हैं ये सब बेसलेस बातें हैं और इनमें कोई सच्चाई और हकीकत ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अजहर सदीक साहब, केसेस तो देखें पे दर पे बनते जा रहे हैं। मुझे जरा आगे चलना है, मैं इसी पे दोबारा जी आपसे जवाब लूंगी। रबिया बाजवा साहिबा को भी वेलकम कहते हैं, जहांगीर जदून साहब को भी वेलकम कहते हैं। जी फरमाइएगा, आप कुछ कह रहे हैं। इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, बड़ी तफसीली मुलाकात रही है। ट्विटर हैंडल जो है ना, तो ट्विटर हैंडल, मेरा भी ट्विटर अपना जो है वो कुछ मैं ट्वीट खुद कर देता हूँ, मैं वायरल होता हूँ, लेकिन मेरी सोशल मीडिया टीम देख रही होती है। तो ट्विटर हैंडल पेज के ऊपर आप ये कहें कि जनाब ये कहा और क्या और ऐसा मवाद अगर आया भी था तो ऐसा मवाद आपके पास टेक्नोलॉजी है डिलीट करने की। तो पहले तो आपको अपना बताना पड़ेगा इस हुकूमत को कि वो क्या कर रही है। मैं उसके क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता। ठीक, लेकिन मैं बता दूं बेस है जी। रबिया बाजवा साहिबा, आपने सारी गुफ्तगू सुनी। एक तो बात होती है 70s के हालात की, और एक ट्वीट आ जाता है इमरान खान साहब का, और फिर ये तनकीद की जा रही है, और बाकायदा इस हवाले से FIA इन्वेस्टिगेट भी कर रही है कि ये किसने जारी किया ट्वीट, किसके कहने पे हुआ, खान साहब के कहने पे हुआ। ये इस हवाले से एक नए मुकदमे की तैयारी भी है। आपको क्या लग रहा है कि मजीद घेरा उनके खिलाफ तंग किया जा रहा है? और जो दीगर अगले केसेस हैं उन पे भी हम आते हैं कि चीफ जस्टिस साहब एक लेटर भी लिख रहे हैं, जो यहाँ पे UK के एम्बेसडर हैं, उन्होंने जो तकरीर की और उस पर बड़ी उन्होंने वजाहतें भी दी। क्या कहेंगी इस पे आप? देखिए, सबसे पहली बात, जो पहले बात हो रही थी इमरान खान साहब की, तो जब अब उन्होंने कहा है कि मैं खुद जवाब दूंगा अपने लॉयर्स के थ्रू, तो मेरा ख्याल है ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि वो क्या जवाब देते हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, हमने असल जो चीज देखनी है वो ये देखनी है कि जो कंटेंट पोस्ट किया है क्या वो गलत है, क्या वो तारीखी हकायक के मुनाफी है। हमें इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। साथ साथ मेरा ख्याल है इस चीज को भी देखना चाहिए, और इसके ऊपर कोई डिनाइल नहीं है कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर एक आपको वाज़ेह नजर आता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है वो वाज़ेह आपको बताती है कि यहाँ पर कुछ गैर जमहूरी कुव्वतों का कब्जा रहा और जो परसिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के हालात आज इधर आए। और ये बिल्कुल बरी उज़्मा नहीं हो सकते, पाकिस्तान को टूटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मुझे ये बताएं कि आज पाकिस्तान के अंदर कितनी बार मार्शल लॉ लगे? आप ये मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा वजीर आजम है कि जिसने इनकी तरफ उंगलियां नहीं उठाई? अब मियां नवाज शरीफ साहब की आपने बात की, बेनजीर भुट्टो साहिबा थी, इवन जो भुट्टो साहब का मर्डर हुआ, उनका जो जुडिशियल मर्डर हुआ, उसके ऊपर नसीम हसन शाह साहब ने खुद कहा कि हमारे ऊपर दबाव था भुट्टो को फांसी देने का। तो ये सब कुछ क्या था? ये सब कुछ क्या है? और जो आजकल हो रहा है, जो आज हो रहा है, तो ये सबको पता है। अब तो सुप्रीम आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पूरी हाई कोर्ट आपकी उठ के खड़ी हो गई है कि जी हमारे ऊपर जो जुडिशियल मामलात हैं उनके ऊपर अंदर मुदाखलत होती है। पहले इंडिविजुअल जजेस बोलते थे, खुद सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया, जस्टिस जो अभी सिद्दीकी साहब है, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के केस में फैसला दिया। उससे पहले हमें जस्टिस इफ्तिखार चौधरी वाली मूवमेंट चलाई, उसमें ISI के हवाले से और बाकी एजेंसीज के हवाले से उनके जो इल्जामात थे वो भी सारी कौम के सामने थे, तहरीक भी चली। पता नहीं आपकी सारी पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है, टर्बुलेंट हिस्ट्री है, आप सोहरवर्दी साहब से उठाकर आज तक आ जाएं, जो कुछ पाकिस्तान में होता रहा, बजाय इसके कि माजी से सबक सीखते, हमें फिर अफसोस है कि इन चीजों को दबाया जा रहा है। दूसरी बात एक मैं जिक्र करूंगी कि आपको पता है कि एक आयशा सिद्दीका साहिबा की किताब भी एक रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। उस रिकॉर्ड के ऊपर उन्होंने जो सवालात उठाए, मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई अदारा ये समझता है या कोई फर्द ये समझता है कि वो इल्जामात जो है वो गलत है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप उसको जबर कर दें। वो जो किताब लिखा रही है वो मुल्क से बाहर चला गया, जाने पे मजबूर हो गए। हाँ जी, आप जान बचाता फिर आप उन चीजों का जवाब दें। कौम अब आपसे जवाब चाहती है,
और अगर लॉजिकल जवाब आप देते हैं तो सारे आपके मतलब कौन नहीं चाहता कि अपने अदारों की इज्जत करे, लेकिन अदारों को चाहिए कि वो अपने आप का किरदार ऐसा रखें जो आइन और कानून के तहत है, ताकि उनकी इज्जत हो। अदरवाइज जो पाकिस्तान के हालात है, मुझे बहुत मैं खौफ ज़दा हूँ, मेरा दिल परेशान है कि अगर ऐसे चलता रहा तो ये पाकिस्तान के हालात जो है वो और ना करे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खतरे की अलामत है और बहुत अजीबो-गरीब किस्म के मामलात हो रहे हैं। लेटर वाले पे भी जरा हम दोबारा आएंगे आपकी तरफ। जहांगीर खान जदून साहब, सर आपको वेलकम भी कहेंगे डिस्कशन में। ये जो मियां साहब का अभी आपको शॉर्ट सुनवाया, मियां साहब भी फरमा रहे थे कि मुझे बागी बनने पे मजबूर ना किया जाए। शेख मुजीब की बात करते हैं, अभी अगर वही बात उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर इमरान खान साहब एक ट्वीट कर देते हैं तो उस पर बाकायदा इंक्वायरी शुरू हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि सिस्टम ने कुछ फैसला कर लिया है कि इनसे बहरहाल हर तरह से और सख्ती से ही निपटना है? ये तो हकीकत है ना, इसको आप डिनाई तो कोई बंदा नहीं कर सकता। डिनाई वही करेगा जो, मेरे ख्याल में डिनाइल तो नहीं कर सकते जो बंदा करता है, तो वो फिर रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता। ये पहले जब जो अपोजिशन में होते हैं उनके साथ हो रही होता है, जब गवर्नमेंट में आते हैं, तो जब ये पावर पॉलिटिक्स है, जब आप पावर पॉलिटिक्स से क्लोज होते हैं तो फिर आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी सुलह करते हैं, फिर उसको कंधा भी देते हैं। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी भी कसूरवार हैं। जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट का तल्लुक है तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो अच्छा रोल अदा नहीं किया है पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि उनका रोल इंटरफेरेंस करना नहीं है। लेकिन वो जब इंटरफेरेंस करते हैं तो देखें ना, एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हो रहा था, एक को नुकसान हो रहा था। मतलब दूर आप मत जाएंगे, 76 साल में ये होता रहा है। आप मार्शल लॉ लगे हैं, हाइब्रिड रजीम आए हैं, कंट्रोल डेमोक्रेसी आई है, लेकिन पीछे 2018 भी ले लें, कोई एक पार्टी को फायदा हो रहा था, कोई नुकसान हो रहा था। उन्होंने एक रजीम, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, आप देखें ना, इस मुल्क के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जाता है जानबूझ के, चलने नहीं दिया जाता। 5 साल एक बंदे को चलने दें, उसको लोगों को लेट द पीपल डिसाइड, अगर वो डिलीवर नहीं कर सकता फेल हो जाएगा, अगली दफा दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी। तो जब 2018 सियासतदान भी सर किसी का कंधा इस्तेमाल ना करे ना, गलती भी यहाँ सियासतदानों की है, मौका वो खुद देते हैं किसी को। ये देखो, एक बंदे का एस्टेब्लिशमेंट का जरूर कसूर है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो लाइन होता है, जो कुलियन होती है, वो सियासतदानों की होती है। आज भी देखे ना आप ना, आज ठीक है इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, इमरान खान जेल से कह रहा है जी मैं तो इनसे मुज़ाकरात करूंगा, और तो कोई बंदा पावरफुल ही नहीं है। ये बात नहीं करनी चाहिए। वो क्या जी चले ठीक है, मुझ पे सख्ती को कर रहा है, हाइब्रिडली या डायरेक्टली नहीं कर रहा, पीछे से कोई कर रहा है, लेकिन मैं जाऊं ना किसी जगह पे, मतलब आए बैठ के बात करें कि आपके साथ। लेकिन वो जो शेख मुजीब वाली बात है, आपको जदून साहब क्या लग रहा है? खान साहब भी बात ठीक कर रहे हैं और मियां साहब भी बात ठीक कर रहे हैं, बात तो दोनों एक ही कर रहे हैं। देखें, खान साहब की तो अभी इन्वेस्टिगेशन होनी है ना, ये तो फिर आप पिछले 1947 से सारी इन्वेस्टिगेशन खोल दें, किस किस ने क्या क्या कहा है, तो ये तो भी इन्वेस्टिगेशन होगी ना। उनके पास अगर उनको एसेस दी हुई जेल में तो किसने दी हुई है या नहीं है उनके पास, ये तो भी इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा कि वो वहां से मोबाइल यूज कर रहे हैं क्या। अभी कोई आज कह रहा था आईपॉड वहां पे यूज कर रहे हैं, तो ये तो भी इन्वेस्टिगेशन होनी है ना कि वो उनको जेल में किसने प्रोवाइड किया हुआ है। अगर नहीं किया हो तो उनका अकाउंट हैंडलर है, अगर वो कहता है जी उन्होंने तो मुझे नहीं कहा, मैंने खुद कर दिया, तो फिर क्या होगा। तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन में हमको उसको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहते, लेट द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है। अब ये भी आपको पता है ना, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब एक ये केस बना दो, वो केस बना दो, मतलब आई डोंट नो कि हर तरह के केस बना दें, तो आप जाहिर बात है फैसला तो आप कर बैठे ना कि किस तरह से आपने सियासतदानों को चलाना है। इसी पॉइंट को हम आगे लेके चलते हैं। हाफिज एहसान साहब, बहुत सारे लीगल मामलात हैं दीगर, और जो आपने सुना होगा 28 मई को तकरीर की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि अदलिया में कुछ काली भेड़ें हैं। तो कल अतर बिन अल्लाह साहब ने कहा जी हम तो काले भून हैं। जस्टिस मंदोखैल साहब ने कहा जी हमें फैसले पसंद ना आए तो आप हमें भेड़ें बना देते हैं। मैं सोशल मीडिया भी देखता हूँ और मैं खबरें भी सुनता हूँ, वो तनकीद भी किसी और की जानिब इशारा कर रहे थे। तो ये भूंड वर्सेस काली भेड़ें, ये मामला अब ऐसे चलेगा क्या? दोनों ही जो लफ्ज़ है आसमा, वो पाकिस्तान का जो हम जिस मुआशरे के अंदर रहते हैं वो इतने रिस्पेक्टेबल वर्ड्स नहीं है कि वो एक अच्छे कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं कहे जाते। अब सिर्फ 1 मिनट में पहले आपकी तरफ लूँगा कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो सियासत के अंदर सियासतदान ही ऐसा है जो अपनी उस एनिमी के अंदर जाके सिस्टम की टॉपल डाउन के अंदर एक शोल्डर्स भी देता है और उसके बाद फिर उस अपॉर्चुनिटी के अंदर भी लेता है। आप देख लें कि 1947 से लेके 56 तक क्या इस असेंबली को आई कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन न बनाया, और अल्टीमेटली जब इनसे हाथ जाने लगे तो इन्होंने एक ऐसे शख्स को जो उस कैबिनेट का हिस्सा नहीं था वो मिलाया। 70 के अंदर एक सियासतदान ने दूसरे को नहीं माना, 77 के अंदर एक सियासतदान ने दूसरे को नहीं माना, 88 के अंदर एक सियासतदान ने दूसरे को नहीं माना। जब 2007 के अंदर वो इकट्ठे हुए कि हमें मानना चाहिए, तो फिर 2013 का फिनोमिना आ गया कि एक सियासतदान ने कहा मैं आप सबको नहीं मानता,
और जब वो पावर के अंदर आए तो उन्होंने कहा फिर मैं आपको नहीं मानता। और आज फिर वो इसी तरह है कि वो ये कहते हैं, एक सियासतदान कहते हैं कि हमसे बात करें, वो कहते हैं कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं किसी और से बात करूंगा। अब वो जब बात आप किसी और से करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम को अंडरमाइन कर रहे हैं और फिर उसी तरफ जा रहे हैं। और यही वो एक ऐसी चीज है कि अगर ये सियासतदान इकट्ठे हो जाएं और एक कॉमन पॉइंट के अंदर आ जाएं कि यार हमने इस मुल्क का अपना जो पावर डोमेन है उसको ये डिफाइन करना है, जुडिशरी को अपनी लिमिट के अंदर रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये करना है। इतनी हिम्मत है सियासतदानों में? नहीं, आपको लगता है अगर एक के हालात खराब होते हैं तो दूसरा गेट नंबर 4 पे जाके बैठ जाता है? क्या हम मुझे ये बताएं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जुडिशरी को तगड़ा होना चाहिए, मैं आप रबिया या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आप अपने ओथ की खिलाफवर्जी नहीं करेंगे, हम ये कहते हैं हिस्सा नहीं, हम ये कहते हैं कि जुडिशरी तगड़ी हो, लेकिन हमारा अगर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का प्रोसेस ही ठीक नहीं है, उस प्रोसेस के अंदर जो जज आते हैं फिर हम क्या कहें जी? तो ये भी सर पार्लियामान ने बनाया, ये सिस्टम भी तो पार्लियामान ने बनाया। अगर इसी तरह पार्लियामेंट को हम मानते हैं तो आर्टिकल 95 के अंदर जो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी, हमें मान लेनी चाहिए थी कि यार हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, हम ऑपोजिशन के अंदर बैठ जाते। रिजीम चेंज जैसे वो भी आपके सामने है, सिंध हाउस में मंडियां लगी गई सर, क्या हुआ? मुझे ये बताएं कि कोई एक पीटीआई के बंदे ने उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अगेंस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को वोट डाला है? नहीं, जो बाकी उनके मुझे जब आप कोलिशन राजा रियाज क्या थे, ये तो लंबी डिबेट है, राजा रियाज ने क्या किया था? मैं अब टेक्निकल और लीगल जा रहा हूं। कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर आपके इश्यूज आते हैं, आप उन इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं थ्रू नेगोशिएशन। प्रॉब्लम आसमा ये आया हुआ है कि हम लीगल एग्जिस्टेंस जो है पॉलिटिकल नहीं मान रहे, और जितनी देर हम नहीं मानेंगे ये ना इशू टॉक शोज पे आएंगे। और सब नहीं मान रहे, नहीं सब नहीं ना मान रहे। जुडिशरी कह रही है हमारे ऊपर दबाव है, सियासतदान कहते हैं हम कहीं और से ऑपरेट होते हैं, एक सियासतदान को अपने जेल में डाल दिया, तो मामला कैसे हल होगा? मुझे ये बताएं कि जो सियासतदान जेल के अंदर है वो कहता है मैं चीफ जस्टिस को नहीं मानता, मैं इस्लामाबाद को नहीं मानता, जो अंदर बैठे हुए हैं वो कहते हैं हम बाहर वालों को नहीं मानते, जो बाहर वाले कहते हैं हम उनको नहीं मानते। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल ना टॉक शोज है, ना रोड्स के अंदर है, ना कचहरियों के अंदर। एक हम डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर रह रहे हैं, हमें रियलिटी को एक्सेप्ट कर, हमें पार्लियामेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि एज ए इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट है। प्राइम मिनिस्टर जिस तरह आ गया वो है ना, एक हकीकत है। चीफ जस्टिस आपका एक हकीकत है, आपकी एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत। अब वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि ये बैठें, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, नेगोशिएशंस के अंदर जाएं और एक चीज तय कर लें कि हम इस पावर पॉलिटिक्स के अंदर ना किसी का शोल्डर बनेंगे ना हमें किसी को मौका देंगे। लेकिन वो कहते हैं ये फॉर्म 47 वाले 45 सरहदों बदल करके आए तो हम इनको 2013 के अंदर आसमा ये फॉर्म 14 का चक्कर था और अल्टीमेट आया कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। 2018 के अंदर क्या आप समझते हैं, जिसकी तरफ जदून साहब ने इशारा किया कि क्या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है उसको मैन्यूवर नहीं किया गया? ये तो एक फिनोमिना है, लेकिन ये हालात फिर बेहतर कैसे होंगे? मुझे छोटे से ब्रेक पे जाना है। वो अल्टीमेट फिर जो बर्डन है वो हमारी कोर्ट्स पे जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं जब उसके अंदर डिले करती हैं तो फिर ये सारी चीजें टॉक शोज के अंदर बहुत सारी बातें ये भी होती हैं कि जो आपके बड़े जज हैं चीफ साहब वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गए और एक सियासी जमात उन पे अदम एतमाद का इजहार करती है, तो इंसाफ कैसे होगा? हर चीफ जस्टिस पे करे, कोई हमने छोड़ा। बात होती है कि सियासतदान मिल बैठे, किसी का शोल्डर इस्तेमाल ना करें और सिस्टम को चलने दें और ताकि मामलात बेहतर तरीके से चलें। लेकिन जब अगर एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं रहेगा, मिसट्रस्ट रहेगा, तो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? अजहर सदीक साहब, सर लीगल मामलात हैं बहुत सारे, और वो जो मैंने सवाल उठाया था कि शहबाज शरीफ साहब ने भी तौहीन अदालत कर दी और कोर्ट में ये इस्तदा की गई है, विफाक से जवाब तलब किया गया। आपको लग रहा है शहबाज साहब पे भी एक नई कदगन लगने जा रही है, कोई तौहीन लगेगी या वो माफी तलाफी से मामला हल हो जाएगा? देखिए उसमें तो कोई शक नहीं है, शहबाज शरीफ ने जिस तरह के लफ्ज इस्तेमाल किए ना, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और ऐसे आदमी को, और प्राइम मिनिस्टर अगर ये लफ्ज इस्तेमाल करे उसको तो कोई एक्सेप्शन नहीं मिलनी चाहिए। और इमरान खान ने भुगता है, आप बता दें कि नहीं भुगता? माफी तलाफी बात उन्होंने जज ज़ेबक कहा था हम आपको देख लेंगे, तो कंटेम्प्ट लग गई थी इस पे। लेकिन अब क्या हुआ? माफी मांगनी पड़ी, पर्चे हो गए, तो ये कौन से आसमान से उतरी मखलूक है? हाँ, एस्टैब्लिशमेंट के करीब है वो एक अलग बात है, लेकिन जरा एक बात को समझना है हमने, और ये कंटेम्प्ट है। अटॉर्नी जनरल जो मर्जी बचाते रहे, वो कहते रहे पुराने जजों के बारे में, ये मान तो लिया उन्होंने कि जजों के बारे में कहा, लेकिन वो पढ़ लें सारी। मैं भी बाकायदा उसका अपना ट्रांसक्रिप्ट तैयार हो गया, मैं भी कंटेम्प्ट में आने लगा हूँ। अभी भाई हमारे कह रहे थे कि अफवाम और तफहीम से सारा हल होना, कैसे हल होना है भाई? 85 से प्रोजेक्ट चला आ रहा है, नवाज शरीफ प्रोजेक्ट लॉन्च किया एस्टैब्लिशमेंट ने, एस्टैब्लिशमेंट निकालती है फिर ले आती है, निकालती है फिर ले आती है। बता दें तारीखी तौर पर आपके सामने है, या तो बता दें ऐसा नहीं है, यानी वजह क्या है? मैं 5 जून से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। बड़ा अच्छा मौका था, इमरान खान ने गलती कर ली,
कर ली, आपके पास तो मौका था ना। आपने तो इमरान खान, आपने तो सियासत को इतना गंदा कर दिया है, आपने एस्टेब्लिशमेंट का इस तरह का इस्तेमाल किया। बता दें 200 पर्चे, क्या क्या पर्चे है, खान सिने में तो पर्चे यहाँ हो गए हैं, यानी बगावत के पर्चे, यानी इस तरह के पर्चे तो आप कह रहे हैं इमरान खान ने इतने नहीं किए। जुल्म जबर के बावजूद वो नहीं फिर इनके साथ बैठेंगे, ये सब इन्हीं सियासतदानों का कसूर है, ये इनके कहने पे पर्चे बने सर? नहीं, सवाल ये है कि आप नहीं बता अजहर साहब, देना आप कि भी कौन। जानते हैं कि कौन पर्चे बनवा रहा है, ये भी जरा वो बताइए तो ना। मुझे पता है ना, मुझे तो पता है। मैं तो इसलिए कह रहा था ना कि वोट को इज्जतों का नारा लगाते रहे, तो क्या जरूरत थी ना इस हुकूमत लेते। 547 की क्या था, जरूरी हुकूमत लेनी थी। नवाज शरीफ को तो पहले दिन पता था कि ये होना है, उसने तो हुकूमत ली। इसका मतलब है एस्टैब्लिशमेंट के पाँव में पाँव मिला लिया उसने हाथों के हाथ डाल के जुड़ रहा है। और अभी जो कुछ भी कर रहा है, बता दे पूरी कौम को रेफरेंडम करा लें इसके ऊपर कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की जमात कौन है। और अभी रिसेंटली, मैं वो नहीं बात कर रहा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा का भी रिसेंटली पढ़ लें, उन्होंने तो साफ कह दिया है। और कौन सा ऐसा बंदा है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वजह क्या है कि इस वक्त पीडीएम ने जो जुल्म किया है ना, पीडीएम को आगे हाथ बटाना है, इमरान खान के खिलाफ बंद करे ना। अभी कौन कर रहा है? अभी वफाकी हुकूमत है ना, हैदराबाद साजिश केस, एफआईए किसके अंडर है? नैब में तरमीम 14 दिन से 40 दिन की ऑर्डिनेंस के जरिए इलेक्शन एक्ट के अंदर वो बेनिफिशियरी है, यानी इलेक्शन ट्राइब्यूनल बंद है। हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया हुआ है, आप ऑर्डिनेंस किए जा रहे हैं। यानी क्या मतलब है? नजर आ रहा है कि आप बदमाशी से चलाना चाहते हैं। इस वक्त ये कहा जाए कि इमरान खान को पीछे हटना चाहिए, इमरान खान तो भुगत रहा है, भाई आपको आगे बढ़ना है। सही, तो ये जो बेनिफिशरीज हैं सिस्टम के, तो वो आगे एक स्टेप आ सकते हैं, वो बातचीत का आगाज कर सकते हैं। तो क्योंकि आप कह रहे हैं खान साहब पे बहुत जबर हो गया, जुल्म हो गया, तो वो तो सिस्टम के शायद इस वक्त डसे हुए हैं। रबिया, आपसे ये जानना चाहूंगी, ये बहुत सारे अहम केसेस की जो बात होती है, एक तो मखसूस नशिस्तों वाला केस भी लग गया, पीटीआई का इतराज है, चीफ साहब ने पहले ये केस सुना था, बल्ले का निशान जिसमें वापस लिया था, तो वो इस बेंच पे ना ही बैठे, ये एक इतराज सामने आ रहा है। दूसरा इतराज चीफ जस्टिस साहब पे ये आ रहा है कि उन्होंने लेटर लिख दिया है कि मैं अमेरिकन एम्बेसडर ने सेमिनार में खड़े होकर तकरीर की और उनको पूरा एक लेटर लिख के जवाब देने की कोशिश की। आप क्या समझती हैं, चीफ साहब को ऐसा करना चाहिए था? देखिए, मैं समझती हूँ कि चीफ साहब को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये बात पूरी दुनिया में जो हमारी अदालती फैसले हैं, खासतौर पर जब से चीफ साहब के जो बेंचेस में उन्होंने फैसले किए हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन के हवाले से, तो उनका रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है और वो पूरी दुनिया में तनकीद का सामना कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर फैसले जो होते हैं वो खुद बोलते हैं, उनकी वजाहतें कभी भी दी नहीं जाती। तीसरी बात ये है कि मैं समझती हूँ कि जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में ये अलाउ नहीं करता कि वजारत खारजा वाला जो उनका काम है वो ये करने लग गए, हुकूमत का जो काम है वो ये करने लग जाए कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो वजारतें दे रहे हैं और साथ अपने फैसलों की कॉपीज भेज रहे हैं। तो मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा और मैं मतलब इसको समझती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात जो आपने की इससे पहले बेंचेस वाली बात, पाकिस्तान के अंदर यही रहा है, पाकिस्तान की अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री आप उठा लें तो वो हमेशा बेंचेस का ही शिकार हुई है। जो बेंचेस की पॉलिटिक्स है उसके जरिए पूरी आपकी जो टर्बुलेंट हिस्ट्री है वो आपके सामने है। अगर अब टाइम नहीं बना, मैं डिटेल में चली जाती, आप भुट्टो का मर्डर ही ले लें, जैसे पहले मैंने मिसाल दी थी कि वो बेंच के ही नजर हो गए थे, बेंच की सियासत के। उसके बाद अब कंटिन्यूटी से जो पिछले दिनों से आप देख रहे हैं वो बेंचेस की ही पॉलिटिक्स चल रही है। हाइपर टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर जो पीटीआई का बैट का वो सिंबल छीना गया, वो मेरा ख्याल है नॉन पार्टी इलेक्शंस के बाद एक दूसरा अलमिया है, ज़िया दौर के बाद ये दूसरा अलमिया है जो पाकिस्तान की सियासी जमात के साथ हुआ। उसके बाद तो अभी पहले डिबेट हो रही थी, मैं जरूर उस पर कमेंट करना चाहूंगी कि जो आप कहते हैं ना कि अफवाम तफहीम, मेरा ख्याल है कि इस वक्त बात बहुत आगे निकल गई है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है अफवाम तफहीम नहीं, वो एक बिल्कुल एक जो डिफाइनिंग मूवमेंट है उसके लिए, ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट बल्कि पाकिस्तान की सियासत के लिए भी है। वो किस तरह, वो इस तरह की जो बाकी पोलिटिकल पार्टीज है, मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज, मैं खास तौर पर जिक्र करूंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो कि निजाम के साथ मुकाबला करती रही, रेजिस्ट करती रही, लेकिन अब जो जिस तरह का उनका किरदार है हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा अफसोस है। फॉर एग्जाम्पल की मिलिट्री कोर्ट जब बनी है अभी रिसेंटली, तो ये उनका पीटीएम के साथ, मतलब ये उसी गवर्नमेंट का हिस्सा भी थे और उस प्रोसेस का भी ये हिस्सा थे। उसके बाद दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो इमरान खान साहब ने स्टैंड लिया, देखिए मियां नवाज शरीफ साहब ठीक है बात करते रहे और उनकी फैमिली भी बात करती रही एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और हम उनको सपोर्ट भी करते रहे उस वक्त, लेकिन हमें बड़ा दुख हुआ कि मैं समझती हूँ कि उन्होंने बिट्रियल है उनका, उन्होंने कौम को धोखा दिया है। जिस नैरेटिव को उन्होंने बिल्ड किया उसी नैरेटिव के ऊपर बैठ के उन्होंने पूरी कौम का इस्तेसाल किया है। तीसरी बात यह है कि देखिए सारी ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये 40-40 साल हुकूमत कर चुकी है।
इमरान खान साहब जो है वो पहली दफा इक्तदार में आए, उन्होंने गलतियां भी की जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे, और उसका खमियाजा उनकी पार्टी भी भुगती, बल्कि बहुत ज्यादा भुगती। आप जब दूसरे इक्वेट करते हैं ना हम लोग की हिस्ट्री को, कि 2018 के इलेक्शन से तब भी ये हुआ, बिल्कुल नहीं। उसको 2018 के जो हालात थे, आप किसी भी तरह उनको अब के हालात के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक हो गया, नहीं कर सकते ना, कोई कंपैरिजन नहीं बनता। ठीक है, कुछ रिगिंग तो कुछ सीट्स पे हुई होगी, लेकिन इस तरह नहीं था कि एक पॉलिटिकल पार्टी को और एक पॉपुलर लीडरशिप को, जो पाकिस्तान की तारीख में शायद इतनी पॉपुलर लीडरशिप नहीं अब थी, इसका हल आप क्या उनसे है इख्तिलाफ कर रबिया, सकते हैं। इसका हल अब क्या उसका है? यहाँ उसका हल इस्लामाबाद मेरे हाई नजदीक कोर्ट के जजेस उठते हैं, वो लेटर लिख रहे हैं कि हम पे नहीं, ऊपर बेजा प्रेशर है, हमारे काम में मुदाखलत होती है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, चीफ साहब कहते हैं जी मेरे दौर में तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, मुझे तो किसी ने ऐसा प्रेशराइज नहीं किया। खान साहब की जो नैब तरामीम वाला केस होता है, एक वीडियो लिंक में आने पे भी प्रॉब्लम हो जाता है कि उसको बराह रास्त दिखाया जाए ना ये जाए, सारी तो बिल्कुल जी उसका हल मैं बताती हूँ प्लीज, क्योंकि टाइम कम होगा आपके पास। जी जी बिल्कुल उसका जी। मेरे नजदीक सोल्यूशन सिर्फ ये रेजिस्टेंस। अगर आज इमरान खान साहब ने किसी भी तरह, जैसे अगर कोई नजर भी किसी को आया कि कोई कंप्रोमाइज हुआ या किसी पे, अव्वल तो वो नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा वो रेजिस्ट कर रहे हैं, और हम सलूट पेश करते हैं उनकी रेजिस्टेंस को और उनकी पार्टी को भी। जैसे खवातीन जेलों में आज भी बीमार खवातीन ने हर तरह के हालात का मुकाबला किया, उनकी फैमिलीज ने किया, जेलों में लोगों का इंतकाल भी हुआ है, और जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, लेकिन पार्टी खड़ी हुई है। लेकिन पिछले 30 साल से ज्यादा दौर से अब तक सिर्फ एक काम हुआ है, वो हुआ कि आपके समाज को डीपोलिटिसाइज किया गया है। हम बुकला के अंदर भी प्रॉब्लम्स है, हमारी पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी मुजामती सियासत थी। मैंने पिछले साल जब मैं नायब सदर थी, मैं आपको ये भी करेक्ट कर दूं, मैं अभी नहीं, पिछले साल थी नायब सदर, तो उस वक्त मेरा उसके अंदर एक मेरी कमिटमेंट थी अपनी बार के साथ, तो मेरा स्लोगन था, इलेक्शन स्लोगन, कि हम बार की सियासत का रुख तब्दील करेंगे और इसको पोलिटिसाइज करेंगे बार की सियासत को, क्योंकि जब तक आप पोलिटिसाइज कर बगैर पॉलिटिक्स के, मतलब पॉलिटिक्स अब कर रहे हैं, डीपोलिटिसाइज्ड पॉलिटिक्स के मैं खिलाफ हूँ। इस वक्त जो एक काम है कि तमाम अदारे पाकिस्तान के, जिनमें बार्स भी मौजूद है, जिनमें बाकी भी आपके अदारे मौजूद हैं, उनके अंदर एक बिल्कुल क्लियर डिवीजन नजर आ रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो गैर जमहूरी कुव्वतों के अलाकार बने हैं, उनके फेसेस बने हुए हैं, ये हर तरफ ऐसे ही मामला आता है, आपकी बार्स के अंदर भी। ये बड़ा सर आखिरी बात कि सिर्फ बहुत सिंपल नहीं है कि मुफाहमत हो जाए, मैं किसी मुफाहमत के हक में नहीं हूँ। एक तरफ साम्राज्य वो निजाम है जो सरमाई की सियासत कर रहा है, और दूसरी तरफ एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है, चाहे वो इमरान खान साहब, तो आप कह रही हैं उनको रेजिस्ट मजीद करना चाहिए, कोई मुफाहमत नहीं होनी चाहिए, कोई मुफाहमत नहीं, आर या पार जो फैसला आर या पार। जहांगीर खान जदौन साहब, नहीं होगी, आप क्या समझते हैं, वाकई आर या पार वाला मामला होगा या होना चाहिए? और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या सिस्टम पे असरात क्या इसके पड़ेंगे? एक बड़ी लार्जर पार्टी है, एक मकबूल लीडर आपका जेल में है, तो फिर मजीद सिस्टम में क्या ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, देखें, आर या पार तो एक जज्बाती बात हो सकती है, लेकिन जो पॉलिटिशियन होती हैं वो पॉलिटिशियन सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये आज की बात तो नहीं है, पाकिस्तान जब से बना है यही हालात चलते आए हैं, लेकिन उस पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि आपके हालात सख्त हैं तो आप उन हालात से निकले। लेकिन हैविंग सेड दैट, को ये नहीं है कि आपका अगर जो नैरेटिव है या आपका स्टांस है वो आप चेंज करें या उस पर कंप्रोमाइज़ करें। ये मैं नहीं कहता कि अगर आप का एक नैरेटिव है जी कि आप सिविल सुपरमेसी में बिलीव करते हैं, आज दिन तक हमने तो नहीं देखा कि कोई बंदा जब वो वैसे जब अपोजिशन में होता है तो वो सिविल सुपरमेसी और ये और वो, जो ही उनको कोई देखे ना, इमरान खान को अभी उस पर सख्तियाँ हो रही हैं, लेकिन वो ये बात जेल के अंदर से भी कह रहे हैं कि हमने बात करनी तो एस्टेब्लिशमेंट से करनी, हमारा फोन जो है वो आर्मी चीफ नहीं उठाता। देखें, इस तरह की बातें अगर आप नैरेटिव डेवलप करते हैं कि आप तो क्या है, नेल्सन मंडेला कितना अरसा जेल में रहे, इमरान खान के ऊपर क्या सख्ती है कि चले जेल में है, जेल में है ना, उसको बैरक मिली हुई है, उसको फैसिलिटी मिली हुई है। आप नहीं, चले ये माने ज्यादा से ज्यादा लंदन तो नहीं गए ना इलाज के लिए और 4 साल बाद वापस आए, कम से कम वो अवाम में है और जेल में 1 साल से। अभी तो जुमा 8 दिन हुए, हो सकता है इलाज के लिए भी चले जाएं, ये आप किस तरह कह सकती हैं? आज उनको इशारा मिले, हो सकता है वो इलाज के लिए भी चले जाएं, लेकिन वो नहीं गए। वो कहते हैं कि मुझे डील के लिए ऑफर किया गया, लेकिन वो नहीं गए। नहीं, जो पावर पॉलिटिक्स जो भी बंदा करता है, मैं किसी का नाम ही लेना चाहता हूँ, उसमें इमरान खान भी इंक्लूडेड है, उसमें जो भी पॉलिटिशियन है वो इंक्लूडेड है। जब आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर 2018 में इमरान खान ने हुकूमत किस तरह ली है, ये आप रोजे रोशन की तरह आप इसको छुपा नहीं सकते। आज जेल के अंदर से आप उनके सारे लीडर कह रहे हैं जी हम अगर बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। पॉलिटिशियन के पास तो पावर ही नहीं है, पॉलिटिशियन के पास तो अख्तियार ही नहीं है। जब पॉलिटिशियन को जो है डिस्क्रेडिट करता है कि आपका मान लिया, देखे ना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो सकता है। जब 2018 में ये आएगी थी, जिस तरह सबसे पहले उन्होंने कहा जी आप बाकी बातें छोड़ें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमारे साथ कर, उन्होंने कहा नहीं हम इन चोरों के साथ नहीं बैठता। फिर आप पार्लियामेंट में क्या करते हैं, पार्लियामेंट जेल ही है तो रिजाइन करके बाहर आए, फिर रेजिस्टेंस करें, वो काम भी नहीं करते आप कमेटियों के अंदर चेयरमैन भी बनते हैं, आप गाड़ियां भी सरकारी लेते हैं, आप सरकारी घर में लेते हैं, आप कहते हैं ये भी ले। आप देखें ना, एट अ टाइम 2 काम नहीं कर सकते, रेजिस्टेंस करना बहुत मुश्किल काम है,
ये तो अब लोगों के ऊपर देखे ना, मर्डर के केस बनते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो हैंग हो गया, उसके बाद जुडिशियल मर्डर उन्होंने कहा, कितनी साथियां बेनजीर की आप किताब पढ़े, उस पर क्या क्या जुल्म हुए। अब लोगों ने कहा जी आप हमारे सामने वॉशरूम में जाएं, उस पे कितने जुल्म हुए। आजकल कोई औरत तो सर ये भी तो फिर रेफरेंस दिया जाता है कि ये जुल्म करने वाले कौन थे और क्या जुल्म करने वाले तो एक ही है ना, ये तो आप नाम नहीं लेते ना पॉलिटिशियन, जो भी आता है गोल मुगल बात है। जुल्म करने वाले तो जो 1947 से आज दिन तक कर रहे हैं वही है, माइंडसेट वही है, जुल्म कर रहे हैं। तो फिर जुल्म करने वाले तो हर एक को पता है। फिर इसका हल क्या है कि आजाद अदलिया, आजाद फैसले, सियासतदान पार्लियामान को तकवियत दें, सुप्रीम करें। आइन और इसका लिए जब तक हमारे आइन और कानून पे अमल नहीं होगा और सारे इदारे अपने अपने डोमेन में रह के काम नहीं करेंगे, मुल्क के ना मसाइल हल होते हैं, ना पॉलिटिशियन जो है वो आगे जा सकते हैं। जब तक पॉलिटिशियन, क्योंकि एक पॉलिटिशियन कंधा देता है एस्टेब्लिशमेंट को, वो निकालता है, दूसरा देता है, दूसरा रेडी होता है। ऐसे मामलात आपको लग रहा है करता है गवर्नमेंट ऐसे ही चलेंगे, गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज पॉलिटिशियन एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके करते हैं। ऐसा ही है सर, वो मखसूस नशिस्तों इस तरह हालात चलते रहेंगे फिर ये मुल्क आगे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। बिल्कुल, ये सब इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन कोई वे आउट नहीं मिल रहा ना, कोई वे फॉरवर्ड नहीं है, वे आउट नहीं है। रबिया बात कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ, हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ के खड़े हैं, हमें तो वो पॉलिटिशियन चाहिए। आप सब जाहिर बात है मुकला और सबका कंसेंसस इसी पे है कि रूल ऑफ लॉ की बात करनी चाहिए। हाफिज साहब, फिर आपको क्या लग रहा है? अभी फुल कोर्ट बैठ रही है, मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, मखसूस नशिस्तें आपको लग रहा है पीटीआई को वापस मिल जाएंगी? देखिए, एक तो ये अच्छी बात है, और मेरा ख्याल ये है कि हमने अगर इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी से निकालना है तो जिस तरह अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट करती है कि कोई भी मामला आता है वो फुल कोर्ट बैठ जाती है, ताकि ये जो हम सिलेक्शन जजेस, मेरा जज, आपका जज, मेरा चीफ जस्टिस, आपका चीफ जस्टिस, इससे निकलें कि जो भी पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आएगा, वो जो 3 मेंबर्स कमेटी, अब उसमें भी आप देखें ना कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया तो उस वक्त बुनियादी वजह यही थी कि बेंचेस का एक इशू था, और उस वक्त एक नैरेटिव ये आया कि नहीं, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अंदर जा रहा है, और आज वो बात ये आ गई है कि ये सारे हाई कोर्ट्स के अंदर भी जो बेंचेस का इशू है, इसको किसी न किसी तरह जो डिस्क्रिप्शन है उसको स्ट्रक्चर्ड किया जाए। अब ये है कि ये इसी तरह आया, केस आया, आप उसको 15-20 दिन अंदर करके फैसला करें, और जो उसके अंदर मुलव्विस है उस कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन या वायलेशन के अंदर, उसको आप पनिश करें ना, उसको आप आर्टिकल 6 का रेफरेंस का कहें, आर्टिकल 5 का कहें, ताकि कहीं ना कहीं आसमा इसका स्टॉप तो हो ना। अब ये है कि वायलेशन होती है, वो उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है। पिछले 2.5-3 साल के अंदर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई है, किसी को रिस्पॉन्सिबल किया, किसी के खिलाफ एक्शन? 90 दिन में यहाँ इंतखाबात नहीं हो सके, 90 दिन में इंतखाबात नहीं हो सके, किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई। अगर 90 दिन का इंतखाब की बात है तो क्या 5 मेंबर्स बेंच का जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था, किसी ने अमल किया है उस चीज के ऊपर? तो ये एक हमारा जो माइंडसेट बना हुआ है कि मैं नहीं मानता, मैं वो मानता हूं जो मुझे सूट करता है, मैं वो मानता हूं जो मेरा जज मेरे मुताबिक है, उस वक्त इंसाफ भी ठीक है, जस्टिस भी कॉन्स्टिट्यूशन। चीफ जस्टिस साहब की तनकीद सर ये भी हो रही है कि उन्होंने लेटर जो लिख दिया एम्बेसडर को, एक ये तनकीद उनके साथी लोग कर रहे हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने सरदार तारिक मसूद पे कहा था कि बेंच फिक्स किया, इंट्रा कोर्ट अपील थी जो मिलिट्री केसेस सुनने की, तो उन्होंने कहा कि वो बेंच फिक्स था, उन्होंने एक लेटर लिखा था, उसका चीफ साहब ने जवाब नहीं दिया। यहाँ एक एम्बेसडर खड़े होकर बोलता है चीफ साहब प्रॉपर उसको नहीं, एक तो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पे इस वक्त आपने 2 केसेस का कहा है, एक वो है जो आपकी स्पेशल सीट्स हैं या रिजर्व सीट्स का है, जिसके अंदर मैं समझता हूं कि एक अप्रोप्रिएट फैसला है कि इस वक्त आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो 15 जजेस हैं, ठीक है, एक आपके बीमार है उसके अंदर जो है, और 13 जो है 14 है, और बाकी रह गए 2 आपके एडहॉक जजेस हैं। बिल्कुल अप्रोप्रिएट फैसला है कि जिस लेवल के अंदर आर्टिकल 51 या 106 की चाहिए, ये फुल कोर्ट उसके अंदर करो, फिर हमें ये फैसला मानना चाहिए। दूसरा उसका एस्पेक्ट ये है कि जो आपका 5 मेंबर्स बेंच है, जो आपका इलेक्शन सिंबल वाला है, उसके अंदर ये है कि वो आपका चल रहा है अपील स्टेज के जरिए आया था, अब वो आर्टिकल 188 के नीचे एक रिव्यू है। हमारी सुप्रीम कोर्ट का या कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि रिव्यू वही बेंच सुनता है जिसने ऑलरेडी वो फैसला किया। अब जहां तक रिजर्व सीट्स की बात है, 2 ओपिनियन हो सकती हैं। एक ओपिनियन उसके अंदर ये है कि सीट्स जो हैं वो प्रोपोर्शंस की बुनियाद के ऊपर मिलेंगी, जितनी आपने डायरेक्ट सीट्स लेके आई हैं उस हद तक जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला ये है कि वो पार्टी जो इलेक्शन के अंदर लड़के नहीं आई वो इंटाइटल नहीं है, और उसने वो 3 डेज का एक जो बैरियर था वो क्रॉस नहीं किया, तो वो है।
दूसरा ये है कि एक पार्टी इलेक्शन अपनी वो सीट्स के मुताबिक उसने ले ली है और वो उसकी प्रोपोर्शन से ज्यादा अगर आप उसको देंगे तो मेरा ख्याल है कि वो बात मुनासिब नहीं है। आइन में फिर ये भी नहीं लिखा कि जो अगर पार्टियां ऑलरेडी जीत के आई हैं और उनको लिखा हुआ है ना, सर बंदर बांट भी नहीं लिखी ना। मैं वही आपसे वो कह रहा हूं कि प्रोपोर्शंस के ऊपर आपको सीट्स मिलेंगी। अगर आपको प्रोपोर्शन से ज्यादा जो आपने डायरेक्ट लेके आई हैं, जो ओवर एंड अबव किया है इलेक्शन कमीशन ने या उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने किया है, वो मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है उसके मुताबिक नहीं। लेकिन उसके बावजूद इस चीज के कि जो भी फैसला आए, अगर हमारा पूरा सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है तो फिर हमें उसके नहीं जाना चाहिए कि फलां जज का ये रिमार्क्स है, फलां जज का ये रिमार्क्स है। हमें मानेंगे फुल कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको मानेंगे क्या? देखिए एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जस्टिस काजी फैसला साहब ने अपना एक ऐसा बिल्ड किया था कि जस्टिस काजी फैसला, चीफ जस्टिस काजी फैसला में जमीन आसमान का फर्क है। बड़ा का अपराइट और मैं बाइस्ड नहीं हूं, लेकिन हालात और वाकयात ने सारी, अब देखे ना, अब जो खत लिखा है, सफाई निस्फ वाले जुर्म है। एक आदमी जब सफाई देना शुरू करते तो वो निस्फ वाले जुर्म है। तो ये आज तक ट्रेडिशन नहीं है। ये खत नहीं लिखना चाहिए था, उन्हें खत वापस लेना चाहिए और कौम से माफी भी मांगनी चाहिए कि मेरे से गलती हुई, मैंने कौम को नीचा दिखाया, ये गलत बात है। अब मैं वैसे तो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है, लेकिन एक बड़ी जबरदस्त बात बता दूं, जस्टिस काजी फैसला के सुप्रीम कोर्ट के जितने बेंचेस बने हैं ना, मैं बड़ी मजेदार बात रख रहा हूँ। सेक्शन 215 अल्ट्रा वायरी था तो जिसके तहत इलेक्शन सिंबल लेना, क्यों 232 सेक्शन 57 के इलेक्शन की डेट, ये सारे के सारे सेक्शन कोर्ट के सामने आए हैं। कोर्ट ने कहा हमारे सामने अल्ट्रा वायरी चैलेंज ही नहीं हुई। फिर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, कोर्ट का काम है नोटिस करना। हर जगह मैं आगे चलता हूँ, आप अंदाजा लगाएं, मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ, लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल जज के सामने मामला लगा, टेकिंग अवे सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी। 200 आर्टिकल 17(2) से पार्टी जो है ना, पार्टी बैन क्या हो सकती है, इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। किसने कहा कि सिंबल लेने से पार्टी बैन कर दें आप? फिर हो क्या, अगर सिंबल नहीं है आपके पास, रिजर्व सीटें नहीं मिल सकती। सर वो आपके इलेक्शन पे एतराज हुआ ना, मियां नवाज शरीफ साहब फिर एक बार अपनी पार्टी के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। मुझे काजी फैसला साहब के वो रिमार्क्स याद हैं, बैरिस्टर गौर से उन्होंने कहा कि आप कैसे बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए, यहाँ तो सियासत है, बड़ी लड़ाई होती है, फलां शख्स कहता है मुझे टिकट दिया जाए। तो ये इलेक्शन भी तो हमारे सामने है, इस तरह का इलेक्शन भी तो हुआ। देखिए आसमा यही तो कॉलम फेल में तदाद है ना। यानी उस वक्त कहा जाता हम ख्याल बेंचेस, चीफ जस्टिस काजी फैसला हम ख्याल बेंचेस का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। ये तो पहली दफा फुल कोर्ट बना है और फुल कोर्ट बनने के पीछे भी वजूहात क्या हैं वो सारी सामने आ जाएंगी। मैं आज भी समझता हूँ हाई कोर्ट में लार्जर बेंच इसमें बना हुआ है कि जिसमें सेक्शन 215 अल्ट्रा वायरी करार देना है, वो लार्जर बेंच नहीं बैठ रहा। चले मैं इस्लाम हाई कोर्ट ले गया हूँ, हर एक को पता है। और जगीर चौधरी साहब इस बात को मानेंगे, टेकिंग अवे सिंबल इज बैनिंग ऑफ पार्टी, आर्टिकल 215 आइन की वायलेशन है। जस्टिस कायज़ादा सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, मैं 232 सेक्शन सामने आया, आखिरी बात, चले एक 30 सेकंड। जब 2017 के अंदर इलेक्शन एक्ट बना था, तो पीटीआई इस इलेक्शन एक्ट की सिग्नेटरी थी जिसके अंदर सेक्शन 215 था। तो उस वक्त सोच लेना चाहिए था ना कि इससे कल को इनको ऊपर ऐसी कदगन लग जाएगी कि इलेक्शन कमीशन निशानी ले लेगा। तो जितनी देर लॉ है हमें लॉ को फॉलो करना चाहिए। लॉ को फॉलो करें। जदून साहब आखिरी बात, सर आपको लग रहा है पीटीआई को रिलीफ मिलेगा, इन अदालतों पे एतमाद रहेगा, सिस्टम से इंसाफ मिलेगा पीटीआई को? नहीं, मेरा ख्याल है ये सीटों वाले काम पे जरूर इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और ये जिस तरह हाफिज साहब ने कहा ना, देखिए प्रोपोर्शनेट, जो अब मेरी अगर 2 सीटें डायरेक्ट बन रही है तो मुझे 7 सीटें किस तरह, मैंने खुद कहा है, मैं इस केस में वकील नहीं हुआ, मुझे बार बार उन्होंने कहा जी आप वकील, मैंने कहा मैं नहीं वकील होता। देखिए ना, अब सीटें अगर हमारी नहीं बनती तो हम 2 सीटें हम डायरेक्ट ले रहे हैं, 7 हम रिजर्व ले रहे हैं, इस तरह हो नहीं सकता। कोई ऐसी बंदर बांट आईन इजाजत नहीं देता, नहीं देते। देखे ना, ये किसी पार्टी के लिए अगर ऐसा कल को देखे ना, असूल और ज़ाब्ता सबके लिए एक होता है। कल को ऐसा कोई सिचुएशन पीटीआई के लिए बने, वो कहें जी इतनी सीटें हमें दे दो, इनकी नहीं बनती, इस तरह नहीं है। अगर नहीं बनती पीटीआई की तो किसी की नहीं बनती है तो फिर जो लोग इलेक्ट होके आए हैं, जिसकी प्रोपोर्शनेट है उसी की बनेगी। सर देखते हैं इस हवाले से क्या फैसला आता है। बहुत बहुत शुक्रिया जदून साहब, आपका शुक्रिया, आज़ाद सदीक साहब, हाफिज साहब, तीनों में रबिया भी हमारे साथ मौजूद थी। और इसी नोट के साथ आइन और कानून पर अमल दरामद होगा। आइन और कानून की बालादस्ती से ही मुआशरे तरक्की करते हैं, जमहूरियत परवान चढ़ती है। अगर ये सब बातें सबको समझ आ जाए, सिस्टम को, इदारों को, तो फिर पाकिस्तान जरूर इंशाल्लाह आगे जाएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।